नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के दूसरे प्रश्न पत्र का जो प्रयोजनमूलक हिंदी है बातचीत करेंगे और इस चर्चा के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या तात्पर्य है, प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र क्या है, प्रयोजनमूलक जो हिंदी है जिसका विस्तार लगातार हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, इसको पाठ्यक्रम में रखने का या हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इसको समझने का या पढ़ने का उद्देश्य क्या है। इन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम बातचीत इस पाठ में आज करेंगे। मैं हरिराम भारती सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ और आज आपसे इन विषयों पर बातचीत करूँगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा जो होती है वह हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है और भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को जानते और समझते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होती है। तकनीकी क्षेत्र की भाषा अलग होती है। सूचना तकनीक जो आई है उसकी अपनी एक अलग भाषा है। ऐसा भाषा शास्त्र उसने नया तैयार किया है अपना। इसी तरह से आप जब चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इस संबंध में क्या कहते हैं उस पे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी भाषा। यह आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में ये जो आपका प्रयोजनमूलक हिंदी है इसको जो बताया गया है वह उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया है। भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि भाषा हमारे लिए क्या काम करती है, एक व्यक्ति भाषा से किस तरह से जुड़ता है। वो लिखते हैं कि भाषा व्यक्ति के स्तर पर बाह्यतः मुखोच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से वह अपने को व्यक्त करता है।
अंततः वह व्यवस्था भाषा होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है। बिना भाषा के चिंतन मनन भी संभव नहीं है। और अगर हम व्यक्तियों के समूह यानी समाज की बात करें तो समाज के स्तर पर भाषा एक ऐसी व्यवस्था है, ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भाषा होती है वह ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है। और ये ध्वनि प्रतीक जो होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं। ये ध्वनि प्रतीक स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है? तो ध्वनि आप किसे कहेंगे? ध्वनि आप उसे कहेंगे जो आपके कानों में जो संवेदन होता है वह ध्वनि है। अब यह जो कुछ विषय आप अपने श्रवणेंद्रियों या कानों में ग्रहण करते हैं वह वर्णात्मक भी हो सकता है, यानी उसमें शब्द व्यंजन भी हो सकते हैं साफ साफ, और अवर्णात्मक भी हो सकता है जिसके कोई वर्ण नहीं हो। आप गाड़ी के चलने की आवाज़ है, पत्तों की जो आवाज़ होती है उसको क्या वर्ण देंगे आप? वो अवर्णात्मक ध्वनि होती है। दो वस्तुओं के आपस में रगड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, हथेलियों को रगड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अवर्णात्मक ध्वनि है। उसमें कोई वर्ण नहीं होते हैं, शब्द या स्वर व्यंजन उसमें नहीं अपन पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्वनि का अर्थ होता है जो गूंज उत्पन्न करे, जो संवेदन अपने कानों में उत्पन्न करे, वह ध्वनि होती है। अब वह भाषा कब बनती है? जब ध्वनि भाषा कब बन जाती है? ध्वनि भाषा तब बनती है जब वो स्फोट करे। स्फोट का मतलब वह अलग अलग जो उसमें जो अलग अलग जो वर्ण है, जो ध्वनियाँ हैं, वो मिलकर के एक मतलब स्पष्ट अर्थ दे, तब हम कहेंगे कि वह मतलब कि शब्द बन गया है। और शब्दों से फिर बाद में भाषा बन जाती है। शब्द से पद बनते हैं, पद से फिर वाक्य बनता है, वाक्य से फिर इस तरह से एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से ध्वनि के माध्यम से भाषा आगे बढ़ती है। ध्वनि इकाई है भाषा की, आप कह सकते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझें कि जैसे आपके सामने एक शब्द आता है कमल। अब कमल जब हम कहते हैं तो उससे कोई अर्थ की प्रतीति होती है, यानी एक प्रतीक है कमल। एक कमल शब्द जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वह शब्द एक ध्वनियों का ऐसा प्रतीक है जिससे हमें एक विशेष वस्तु का ज्ञान होता है। इसीलिए इसको प्रतीक व्यवस्था कहा गया है। इसको इसीलिए प्रतीक व्यवस्था कहा गया है। जैसे हम कहें कि पेन, तो PEN, इन तीन ध्वनियों के द्वारा एक वस्तु है उसका हमें बोध हो रहा है। तो ये प्रतीक व्यवस्था होती है ध्वनि। ये जो भाषा होती है ये प्रतीकों की व्यवस्था होती है। अब हम यह बात करें, जैसे कमल शब्द हमने कहा है तो वहाँ हम क, म और ल, इन वर्णों के द्वारा हम अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं कमल का। हम जब इन तीनों को एक साथ ये जब आते हैं, एक लय में ये बोले जाते हैं, एक विशेष आवाज़ में ये बोले जाते हैं, तब हम
उस वस्तु का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो ये अपना एक ध्वनि का स्फोट शास्त्र कहलाता है, जिसको ध्वनि शास्त्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो ध्वनि होती है, मेरा जो कहने का जो तात्पर्य वो है कि ध्वनि एक प्रतीकों की व्यवस्था है और उन प्रतीकों के माध्यम से हम संसार की वस्तुओं को देखते समझते हैं। अब इसी कारण से आप देखेंगे कि हर भाषा में अलग अलग प्रतीक एक ही वस्तु के लिए मिलते हैं। जैसे कमल शब्द है, उसके लिए हिंदी में क म ल, इन 3 वर्णों के द्वारा प्रतीक बना है कमल। उसी तरह से बात अंग्रेजी की करें तो उसमें उसी वस्तु के लिए जो जलजात है, जो जल में जन्म लेता है, वो पौधा, उसके लिए अलग ध्वनि व्यवस्था है, ध्वनि प्रतीकों की अलग व्यवस्था है। उसको वहाँ लोटस कहा जाता है। तो ये व्यवस्था जहाँ बदलती है, देश और काल के अनुसार जब व्यवस्था बदलती है, तो अलग अलग प्रतीक अपनी व्यवस्था में वस्तुओं को अर्थ प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति के स्तर पर जो ध्वनि होती है वह भाषा के विचार संप्रेषण, चिंतन और सामाजिक नियंत्रण का साधन है। सामाजिक नियंत्रण कैसे करती है? तो आप जानते हैं कि भाषा को हम कहते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहक होती है, और संस्कृति की वाहक होने से भाषा जो होती है वह हमारे जीवन मूल्यों, हमारी अवधारणाओं, धारणाओं और रीति रिवाजों का संप्रेषण करती है। भाषा के माध्यम से ही हम इन सबको जानते हैं, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि भाषा ही समाज को नियंत्रित करती है। हमारी जो पहचान बनती है वो भाषा के कारण बनती है। हर समाज के अपनी एक भाषा होती है जो उसको पहचान, उसकी अस्मिता का कारण बनती है, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो यहाँ पर यह काम अपनी भाषा करती है। आगे हम बात करें तो भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि भाषा के 2 पक्ष होते हैं। हम प्रयोजनमूलक हिंदी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम ये समझना जरूर कि प्रयोग, भाषा का प्रयोग से क्या तात्पर्य है, भाषा के प्रयोग से क्या तात्पर्य। प्रयोजन शब्द में मुख्य शब्द है प्रयोग। क्या प्रयोग से क्या तात्पर्य है कि संरचना से आशय तो ये होता है, भाषा की संरचना की बात जब हम करते हैं तो हम भाषा की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, जैसे ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, उनकी एक खास संरचना होती है। तो उसको जिस शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है, भाषा की संरचना का, यानी उसकी ध्वनि का, शब्द का, रूप का, वाक्य का, अर्थ के स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है वो संरचनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। अब प्रयोग से क्या आशय है? भाषा का प्रयोग, इस समाज द्वारा भाषा का प्रयोग जो विभिन्न सांस्कृतिक, प्रशासनिक, तकनीकी और पारिस्थितिक संदर्भों में होता है। भाषा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ देने लगती है, और जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि से भाषा को अनेक रूप प्रदान करते हैं। जब हम प्रयोग से भाषा आगे बढ़ती है, हम जानते हैं कि जब भाषा का प्रयोग होता है लोक में, उसी से भाषा अलग अलग अर्थ देने लगती है। तो प्रयोग के द्वारा ही भाषा का विकास होता है, समाज उसका प्रयोग करता है, तकनीकी विकास होता है, प्रशासनिक विकास होता है, संस्कृति में परिवर्तन होते हैं, तो उसके फलस्वरूप एक नई भाषा आती है। जैसे कंप्यूटर आने के बाद में हमारी भाषा के कई अर्थ बदल गए हैं। अब संरचनात्मक भाषा विज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि भाषा कैसे कार्य करती है, कि शब्द कैसे कार्य करता है, कि ध्वनि कैसे कार्य करती है, वाक्य कैसे बनते हैं। इस चीज़ को संरचनात्मक भाषा विज्ञान समझता है। वो भाषा की विभिन्न इकाइयों की जानकारी लेता है, और फिर वो इकाइयाँ जिन्हें फोनिम कहते हैं, ये फोनिम कैसे मिलकर सिलेबल बनते हैं।
सिलेबल यानी निरर्थक ध्वनि समूह। जैसे कि हमने फोनिम देखे PL, अब अभी अपने क मैं ल, ये फोनिम है। और फिर कमल बनता है। अब इस कमल का कोई अर्थ नहीं है, अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कमल का प्रयोग जब हम एक वाक्य में करते हैं, उसको एक संरचना में डालते हैं कमल शब्द को, तब वो एक अर्थ देता है, वो एक वर्ड बनता है। इस तरह से जो ध्वनि शास्त्र पढ़ा जाता है वो संरचनात्मक ध्वनि विज्ञान कहलाता है। जबकि समाज भाषा विज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि इस व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया जाता है, विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा कैसे समाज के नियंत्रण का साधन है। इन बातों का जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है वह शास्त्र समाज भाषा विज्ञान कहलाता है। उसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि समाज पर भाषा का क्या प्रभाव रहता है, ये समाज को भाषा कैसे नियंत्रित करती है। इस तरह भाषा के अध्ययन में समाज भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजन मूलक होता है। भाषा के प्रयोग को दृष्टि में रखते हुए हम भाषा को समझते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा के प्रयोग तथा उनके संबंध एक अद्भुत परिवर्तन का विश्लेषण और निश्चयन। विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा के प्रयोग, जैसे कि विभिन्न प्रयोजन तकनीकी प्रयोग है, जैसे डॉक्टर होता है उसकी अपनी अलग भाषा होती है, शिक्षक की अलग भाषा होती है। इसी तरह से जो कोर्ट कचहरी होती है वहाँ पर भाषा का प्रयोग अलग ढंग से किया जाता है। जो ड्राइवर लोग होते हैं उनकी अलग भाषा होती है, पशुपालकों की अलग भाषा होती है। तो वो भाषा के प्रयोग के साथ ही उनसे जो परिवर्तन उद्भूत होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं परिवर्तन, भाषा का अर्थ बदलता है, उसका विश्लेषण समाज भाषा विज्ञान करता है और निश्चयन करता है कि ये परिवर्तन कैसे हुए। जैसे हम यहाँ ये देखें कि भाषा प्रयोजन मूलकता से क्या आशय है। वस्तुतः वास्तविक प्रयोगों से सर्वथा अलग भाषा के किसी एक मानक रूप की सत्ता मात्र मानसिक होती है। प्रयोगों से ही भाषा होती है। भाषा कोई मानक रूप नहीं होता है, वो मानसिक स्तर पर ही एक मानक रूप होता है। लेकिन जैसे ही हम भाषा का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो भाषा स्वयं को बदलना शुरू कर देती है। संवेद रूप से भाषा के किसी मानक एक रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग उसके परिवर्तनों का होता है, जो प्रयोग की दृष्टि से प्रतिबंधित होते हैं। जैसे किसी एक विशेष व्यवसाय में किसी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस कारण से वह शब्द प्रयोग जो कि भाषा का एक रूप है, परिवर्त है, वह वहाँ प्रयोग में लिया जाता है। इसी तरह से भाषा का प्रयोग समाज में होता है, किंतु समाज के संदर्भ हमेशा एक नहीं होते हैं। और जैसे ही मानसिक स्तर बदलते हैं, प्रयोजनिक भाषा के प्रयोग के स्तर बदलते हैं, परंपराएं बदलती है और अभिव्यक्ति की दृष्टि से जब पॉइंट ऑफ व्यू, अभिव्यक्ति यानी पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, तो भाषा के परिवर्तन भी होते हैं। परिवर्तन भी भाषा में देखे जाते हैं। जैसे बैंक का जो समाज है एक है, तो प्रशासनिक कार्यालय का समाज दूसरा है, किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला का समाज तीसरा है, किसी विशेष स्थान पर लगे सब्जियों के जो बाजार हैं उनका छोटा समाज है। और वहाँ पर भाषा अलग अलग रंग अपना दिखाती है। वहाँ पर अलग अलग रंग भाषा अपना परिवर्तित करती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रयोग मूलक जो भाषा होती है वह
प्रयोग के आधार पर या प्रयोजन के आधार पर कि उसे उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है भाषा को काम में लेने का, उसके अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। एक बृहत्तर समाज के भीतर प्रयोजनों से जितने भी विभिन्न छोटे छोटे समाज संगठित होते हैं, उन सब की अपनी भाषा भी एक सीमा तक अलग अलग होती है, जो प्रयोग से विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस समाज के सर्वसामान्य रूप से परिवर्तित कहे जा सकते हैं। किसी भाषा के लिए विभिन्न रूप परिवर्तित ही उस भाषा के प्रयोजनमूलक विभिन्न रूप है। दुनिया की हर भाषा में इस प्रकार के रूप होते हैं। जैसे हिंदी को ही लीजिए, तो अलग अलग प्रयोजनों से हिंदी जहाँ काम में ली जाती है तो वहाँ अलग अलग रूप उसके उभरते हैं। जैसे व्यापार की हिंदी, लोहारों में काम ली जाने वाली हिंदी, जो लकड़ी का काम करते हैं उनकी एक अलग प्रकार की हिंदी है, और जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी अलग प्रकार की भाषा है। इसी तरह से ज्योतिष की भाषा जो हिंदी है वो अलग है, धर्म की भाषा जो हिंदी है वो अलग है। इसी तरह प्रशासनिक लोग जो होते हैं, जो कलेक्ट्री में बोली जाती है, कोर्ट कचहरी में जो भाषा बोली जाती है वो अलग है तो हिंदी, लेकिन उसका प्रयोजन के कारण वह अलग अपना एक अर्थ ले लेती है। पत्रकार जो होते हैं, जनसंचार माध्यमों की भाषा अलग होती है। तो कि जो समाज जितना कम विकसित एवं विभिन्न क्षेत्रों में कम विशेषीकृत होगा, उस भाषा के प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही कम होंगे। जितना कम विशेषज्ञताएं उसमें होगी, एक ही क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञ जितने कम होंगे, जैसे डॉक्टरी के अंदर आप देखें तो हर अंग का अलग विशेषज्ञ होता है, तो उसकी अपनी एक अलग भाषा होती है, प्रयोजन अलग होता है उसका, तो भाषा अलग हो जाती है। हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो काव्य की भाषा अलग होती है, नाटक की भाषा अलग होती है। इस तरह से हम देखते हैं, तो ये विशेषीकृत हो जाता है। गद्य की भाषा अलग होगी, पद्य की भाषा अलग, विशेष भाग बन जाते हैं उसके, तो उस प्रयोजन के अनुसार भाषा अपना रूप बदलती है। और जो समाज जितना ही अधिक विकसित एवं विभिन्न क्षेत्रों में विशेषीकृत होगा, उसकी भाषा के यह प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही अधिक होंगे। जो समाज जितना अधिक विकसित होगा, जैसे जब समाज विकसित होता है तो उसमें हर एक छोटे छोटे जो भाग होते हैं समाज के, उनका अलग अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं भी जैसे अंग्रेजी भाषा है, वो उसके प्रयोजनमूलक रूप बहुत अधिक है। उसकी तुलना में अगर हम दूसरी भाषाओं को देखें तो उनके प्रयोजनमूलक रूप हमें कम मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि जो आयुर्वेद है उसकी एक ही भाषा है, उसमें अलग अलग अभी विभाजन नहीं हुए हैं कि शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग आयुर्वेद काम में लिया जाता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एलोपैथी है उसमें हर एक अंग का अलग अलग विज्ञान विकसित हुआ है, तो वहाँ पर भाषा अधिक प्रयोजनों में काम ली गई है और इस कारण से उसके रूप भी उतनी ही अधिक है। ये हम प्रयोजनमूलक भाषा में देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भाषा को जब हम प्रयोजनमूलक कहते हैं, जैसे हिंदी को ही हम प्रयोजनमूलक कहें, तो उसका क्या अर्थ होता है। कल इसी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में विशेष रूप से बात करेंगे। उसका क्षेत्र हम समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।